स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ़ अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीकाकार है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसके लिए आपको साथ बेल आइकन को भी क्लिक करना होगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस की थी। लास्ट वीडियो देखने के लिए आप ऊपर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी वो वीडियो देख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, जिनमें से फैक्टराइजेशन मेथड जो है उसको इंशाल्लाह हम आज स्टडी करेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको तफसील से बताया गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सोल्यूशन का मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स को मालूम करना है। रेफरेंस के लिए आप लास्ट वीडियो ऊपर लिंक्स पर क्लिक करके देख सकते हैं। सोल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड के 3 स्टेप हैं। स्टेप 1 ये है कि आपने उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को सबसे पहले स्टेप में आपके पास जो भी इक्वेशन होगी आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लास्ट वीडियो में भी डिटेल के साथ डिस्कस की गई है। ax² + bx + c = 0, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टेप 1 में हम सिर्फ उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप 2 है फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन द लेफ़्ट हैंड साइड इफ़ पॉसिबल। अब ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपकी, उसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसके हम फैक्टर बनाएंगे। तो ये फैक्टर किस तरह बनाएंगे ये भी हम एग्जांपल नेक्स्ट इसकी करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आप फैक्टर को किस तरह फैक्टर बनाएंगे। उसके बाद लास्ट स्टेप है द लेफ़्ट हैंड साइड विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर फैक्टर्स। जब आपके फैक्टर बन जाएंगे तो वो 2 लीनियर फैक्टर होंगे, ठीक है। उन दोनों लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 करेंगे और वहाँ से x की वैल्यूज़ जो है हम निकाल लेंगे, जिसको हम उस इक्वेशन की रूट्स कहेंगे। तो चलिए एग्जांपल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है सॉल्व द इक्वेशन 3x² + 5x = 2। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax² + bx + c = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले x² वाली रकम आएगी 3x², उसके बाद x की वैल्यू इसमें 1 होगी यानी कि 5x + 5x, यानी हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे कि सबसे पहले x की सबसे ज़्यादा पावर वाली रकम, उसके बाद उससे कम और एंड पे कांस्टेंट आएगा और इक्वल टू 0 आएगा। तो कांस्टेंट अभी इक्वेशन के दूसरी तरफ है 2, इसको हम इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ पर आकर -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जाएंगे नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2 पर। स्टेप 2 में क्या था कि आपने जो लेफ़्ट हैंड साइड है आपकी, ये लेफ़्ट हैंड साइड, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये सेकंड स्टेप ही है जिसमें आपने फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर बनाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा, तो आप आसानी से समझ सकेंगे कि वो फैक्टर आप किस तरह बनाएंगे। तो चलिए इसके फैक्टर बनाना सीखते हैं। (3x² + 5x - 2 = 0)। तो ये जो अभी हम काम करने लगे ये सारा रफ अमल में आपने काम करना है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं होगा, ये सिर्फ मेथड बताया जा रहा है कि आप फैक्टर किस तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले फैक्टर बनाने के लिए आपको x² और कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। 3x² × -2x = -6x²। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा उसमें से आप जो कांस्टेंट होगा उसको ले लेंगे।
यहाँ पर कांस्टेंट 6 आया तो 6 को लेंगे और इसके फैक्टर बनाएंगे हम। फैक्टर का मतलब होता है कि किन दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय किससे करें तो 6 आएगा, 6 के साथ। उसके बाद दूसरा फैक्टर हम 2 से लेंगे, 1 के बाद 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, 3 के साथ। 2 3 ज़ा 6। इस तरह उसके बाद 3 आएगा, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, 2 के साथ, इक्वल टू 3 2 ज़ा 6। उसके बाद नेक्स्ट है 4, लेकिन हम 4 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो 6 नहीं आएगा। इसी तरह नेक्स्ट 5 है, तो 5 को भी किसी से मल्टीप्लाई करें तो 6 नहीं आएगा। और एंड पे जो है वो 6 आता है, 6 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 6 आएगा। और उसके बाद 7 है, तो 7 6 से बड़ा हो चुका है, तो 7 इस्तेमाल नहीं होगी। इसके आगे जो भी डिजिट हैं वो 6 से बड़े हैं, चाहे उनको 1 से भी मल्टीप्लाई करें तो वो 6 आंस नहीं आएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास ये 4 फैक्टर्स जो हैं वो बनेंगे 6 के। इनके अलावा 6 के कोई फैक्टर नहीं बन सकते। ओके, अब ये देखना ये होगा कि हमने इन चारों फैक्टर में से हमें कौन सा फैक्टर चाहिए या हम कौन सा फैक्टर लेंगे, ये किस तरह पता चलेगा। तो पहले तो यहाँ देखेंगे जो फैक्टर जो है वो डबल हैं उनको तो आप कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे 6 1 और 1 6 जो है ये एक ही है, 6 1 या 1 6 तो एक ही है, तो हम इसको एक ही कंसिडर करेंगे। इसी तरह 2 3 और 3 2 ये भी दोनों सेम हैं, तो इनको भी एक ही कंसिडर किया जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास सिर्फ 2 फैक्टर हैं, एक है 1 और 6 का फैक्टर और दूसरा 2 और 3 का फैक्टर है। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 ही आ रहा है, जो कि हमारी ये कंडीशन कंप्लीट कर रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा कि हम इनमें से कौन सा फैक्टर लेंगे। इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें जो सेकंड टर्म है, जो एक्स वाली टर्म है, उसके कांस्टेंट को देखना होगा। उसका कांस्टेंट 5 है, +5। अब इनमें से हम वो फैक्टर लेंगे जिनको प्लस या माइनस करने से 5 आ रहा हो। तो 6 - 1 करेंगे तो ये 5 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह 2 में +3 करेंगे तो ये भी 5 आ रहा है। अब दोनों फैक्टर जो हैं वो ले सकते हैं हम, क्योंकि इसको भी 6 में से 1 माइनस करें 5 आ रहा है, तो 2 में 3 प्लस करें तब भी 5 आ रहा है, प्लस का 5 आ रहा है दोनों। तो हम अभी भी कंफ्यूज हैं कि हम कौन सा फैक्टर लेंगे। तो इसके लिए आपको ये जो आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया था -6x² आया था, उसको देखना होगा कि आपको मल्टीप्लाई करने से -6 चाहिए, ना कि 6 अकेला। तो अगर मैं 3 और 2 को मल्टीप्लाई करूं, 2 भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है, इनको प्लस माइनस करने से 5 प्लस का तो आ रहा है, लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई करने से इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 6 आ रहा है। लेकिन हमें इस मल्टीप्लाई करके जो हमने देखा था -6x² आया था, ये वाली टर्म, हमें माइनस का 6 चाहिए। तो हम ये वाला फैक्टर नहीं ले सकते, क्योंकि इससे हमें मल्टीप्लाई करने से प्लस का 6 आ रहा है। लेकिन ये जो फैक्टर ऊपर वाला है 6 × -1, यानी 6 प्लस का और 1 माइनस का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -6 आ रहा है। तो इसका मतलब है हम ये वाला फैक्टर ले सकते हैं, ये फैक्टर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है। हमने फैक्टर मालूम कर लिया है कि हमारा 6 प्लस का और 1 माइनस का आएगा। तो हम लिखने का तरीका क्या है इसको, कि आप फर्स्ट टर्म और वैसे लिखेंगे 3x², उसके बाद +5x को आप उसके फैक्टर्स में लिख देंगे, +6 और -1 +6। अब देखें 5x के साथ x है तो 6 के साथ भी x आ जाएगा। इसी तरह -1x, 1 हम लिखते नहीं हैं इसलिए जस्ट x लिख देंगे, और थर्ड टर्म भी वैसे ही आ जाएगी। तो इस तरह हमने इस लेफ़्ट हैंड साइड को फैक्टर बनाकर उसके फैक्टर में लिख दिया। लेकिन अभी ये फैक्टर जो हैं वो कंप्लीट लीनियर फैक्टर नहीं बने, इनका अभी प्रोसीजर बाकी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म में से कुछ चीज़ कॉमन आएगी और आखिरी 2 टर्म जो हैं इनमें से एक चीज़ कॉमन आएगी। तो देखें कॉमन फर्स्ट 2 टर्म में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 3x
3x इसमें से भी निकल सकता है और सेकंड टर्म में से भी 3x निकल सकता है। तो 3x दोनों इसमें से 3x गया तो आपके पास x बचेगा प्लस की अलामत, और इसमें से 3x गया तो आपके पास 2 बच जाएगा माइनस। अब इन दो टर्म्स में कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो जहाँ पर कोई चीज़ कॉमन ना हो तो वहाँ पर आपका 1 कॉमन होता है। 1 इंटू प्लस माइनस माइनस प्लस का x आएगा और माइनस माइनस प्लस का 2 आएगा इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ एक बात नोट करें कि जब आप इस तरह कॉमन लेंगे तो ये दोनों टर्म्स सेम आएंगी। जैसे यहाँ पर x+2 और x+2 आया है, अगर ये दोनों टर्म्स सेम आए तो इसका मतलब है कि आपने जो फैक्टर बनाए हैं, ये वाले स्टैंडर्ड फॉर्म को आपने फैक्टर में तोड़ा है, वो आपने बिल्कुल ठीक तोड़ा है, यानी आपने फैक्टर बिल्कुल ठीक बनाए हैं। और अगर किसी वजह से आपके यहाँ पर दोनों x+2 की जगह आपके दोनों सेम नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है या तो आपने फैक्टर जो है वो ठीक से नहीं बनाए, या आपने इनको लिखते हुए या इनको सॉल्व करते हुए आपने अलामत की जो मिस्टेक कर दी है। तो दोनों सूरतों में आपको दोबारा इसको रिव्यू करना होगा। आपके ये दोनों टर्म्स जो हैं वो बराबर आनी चाहिए, तब ये इस बात का सबूत होगा कि आपके फैक्टर्स जो हैं आपने बनाए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि अब इस सारी पूरी टर्म में से कोई ना एक चीज़ कॉमन ले लेंगे, जो कि x+2 हमारे पास कॉमन आ रहा है। अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता तो इसके लिए अलग वीडियो आपको मैंने बना कर दी है, आप वहां जाकर, ये वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा है, आप वहां जाकर वीडियो पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि हम फैक्टर कॉमन किस तरह लेते हैं, किसी भी इक्वेशन में से हम कॉमन किस तरह लेते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बनाई गई है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद है। ओके, तो इसमें से x+2 कॉमन आ जाएगा और दैन बचेगा, इसमें से x+2 कॉमन आ गया तो 3x बचेगा, 3x, और इसमें से x+2 कॉमन आ गया -1 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये हमारा सेकेंड स्टेप जो है वो यहाँ पर आके कंप्लीट हो चुका है। तो ये क्योंकि ये हमारे लीनियर फैक्टर बन चुके हैं। अब थर्ड स्टेप हमारा है स्टेप 3। स्टेप 3 हमारा लास्ट स्टेप है। इसमें हम जो भी दोनों लीनियर फैक्टर बने हैं उन दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 कर देंगे, यानी कि x+2 इक्वल टू 0 और इसी तरह 3x - 1 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 करने के बाद हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x इक्वल टू क्वेश्चन के उसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो x -2 हो जाएगा। इस तरह यहाँ से x निकालने के लिए 3x 1 को क्वेश्चन की राइट साइड पे ले जाएंगे, इक्वल टू माइनस का है तो राइट साइड पे जाकर प्लस का 1 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू आएगा, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 के साथ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक x की वैल्यू x -2 आई है और दूसरी x की वैल्यू 1/3 आई है। तो लास्ट पे आंसर लिखने के लिए आप इसको सॉल्यूशन सेट लिख देंगे। सॉल्यूशन सेट SS लिखकर उसको दरमियानी ब्रैकेट में अंदर दोनों वैल्यूज़ लिख देंगे, -2 और 1/3। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपने लिखी थी, इसका जो है वह सॉल्यूशन सेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसको इस इक्वेशन की रूट्स भी कहते हैं। तो स्टूडेंट आपको मैंने बहुत ही तफसील के साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा हम स्पीड से चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए। अगर आपको कोई भी स्टेप जो है वो समझ नहीं आ रही तो दोबारा आप वीडियो पैक करके आप दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ एक मरतबा आप अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर लेंगे तो नेक्स्ट जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप आसानी के साथ वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है 6x² - 5x = 4। तो स्टेप 1, अब हर मरतबा यहाँ पर आपको स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो आपको पता है कि आपने स्टेप 1 कौन सा है, स्टेप 2 कौन सा है और स्टेप 3 कौन सा है। तो आप स्टेप 1 या स्टेप 2 नहीं लिखेंगे बल्कि आप डायरेक्ट उसको सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 आप जस्ट अपने जहन में आपको अपने जहन में सोचना होगा कि ये आप स्टेप 1 कर रहे हैं। तो स्टेप 1 में क्या था कि आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। आपको ये लिखने की ज़रूरत, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने की भी ज़रूरत नहीं है।
आपने जस्ट इस इक्वेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है, जो कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, 6x² माइनस 5x, 4 राइट लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे तो ये -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। उसके बाद आपको फैक्टर बनाने होंगे। फैक्टर बनाने के लिए वही तरीकाकार कि आपको 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, यानी फर्स्ट टर्म को और सेकंड थर्ड टर्म को आपको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। और ये काम रफ़ में करेंगे, ये आपका नीट क्वेश्चन में नहीं होगा, ये रफ़ अमल में आप करेंगे। 6x² इंटू -4 इक्वल टू -24x²। तो इसमें से आपने 24 ले लेना है, इसके फैक्टर बनाने हैं आप। 24 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 24। इस तरह 2 को किससे मल्टीप्लाई 24 आएगा, 12 से, 2 12 are 24। इस तरह इसको 3 पे देखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इज़ 24। उसके बाद 4 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 24 आएगा 6 के साथ। उसके बाद आता है 5 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो वो 24 नहीं आएगा, इसलिए वो स्किप हो जाएगा। इस तरह 6, तो 6 हम पहले लिख चुके हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 ये हम फैक्टर लिख चुके हैं, उस दोबारा 6 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 7 8 9 10 आगे जितने भी नंबर्स हैं उनको किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो 24 नहीं आता, तो इसलिए हमारे फैक्टर यहाँ तक ही होंगे। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि हम इन फैक्टर में से हमारे लिए कौन सा फैक्टर जो है वो बेस्ट रहेगा। उसके लिए आपको देखना होगा कोफिशिएंट को जो कि x के साथ है, यानी कि -5। अब हमने वो फैक्टर लेना है जिसको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -5 आए। देखें फर्स्ट फैक्टर को देखें, 1 + 24 इक्वल टू 25, तो ये भी नहीं हो सकता। और अगर 24 में से मैं 1 को माइनस करूं तब भी आपका 5 नहीं आएगा, 23 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये जो फर्स्ट फैक्टर है ये हम नहीं ले सकते। उसके बाद सेकंड फैक्टर है 2 और 12 का, 12 + 2 इज़ इक्वल टू 14 और 12 - 2 इज़ इक्वल टू 10। तो ये दोनों फैक्टर भी हम नहीं ले सकते, इसका मतलब है सेकंड फैक्टर भी निकल गया। उसके बाद थर्ड फैक्टर है 3 और 8 का, 8 + 3 इक्वल टू 11, 8 - 3 इक्वल टू 5। तो ये तो नहीं हो सकता और ये वाला हमारे पास आ सकता है, लेकिन हमें -5 चाहिए। -5 लाने के लिए हमें 8 को माइनस का रखना होगा और 3 को प्लस का रखना होगा, जिससे आपके पास -5 आ जाएगा। ये स्टूडेंट बेसिक रूल्स हैं जो आपने मैट्रिक में भी पढ़े हैं कि जो बड़ी अलामत होती है उसकी अलामत आती है प्लस माइनस में। तो हमने 8 के साथ माइनस लगा दिया और 3 को प्लस का रख लिया, तो हमारे पास -5 आ रहा है। तो अगर आपके पास -5 वो फैक्टर निकल आए तो आपको नेक्स्ट फैक्टर वैसे देखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कि 6 + 4 इज़ इक्वल टू 10 और 6 में से -4 करें इज़ इक्वल टू 2 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर निकल गए, तो हमारे पास जो फैक्टर है वो यही बचा है जो कि हम ले सकते हैं। अब देखना यह है कि इनको मल्टीप्लाई करने से -24x² आ रहा है। x² जब इसके साथ x लगाएंगे तो वो x² हो जाएगा, यानी कि फैक्टर ये बने -8x + 3x। x क्यों लगाया, क्योंकि जो सेकंड टर्म है उसके साथ x था, इसलिए इन फैक्टर के साथ भी x लगेगा। तो देखें अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं -8 और +3 को, तो ये हमारे पास -24x² ही आता है। तो इसका मतलब है ये फैक्टर हम ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास माइनस भी आ रहा है और x² भी आ रहा है और इनको प्लस माइनस करने से हमारे पास -5 भी आ रहा है। ठीक है, तो हम ये फैक्टर ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे किस तरह लिखेंगे, फर्स्ट टर्म वैसे ही 6x², उसके बाद -5 को उसके फैक्टर में लिख देंगे जो कि -8x और +3x है, और थर्ड टर्म जो है वो वैसे ही लिखेंगे इक्वल टू 0। नेक्स्ट पहले 2 में से कॉमन लेंगे, तो इसमें से 2x कॉमन आ रहा है, 3x, 2x 6x² में से x एक निकला तो x रह गया और 2 को 6 पे डिवाइड किया तो 3 बचा, तो 3x - 2x, x बाहर आ गया और 2 पे 8 पे 2 को डिवाइड किया तो हमारे पास
4 आ गया। प्लस इन दोनों में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो जो जहाँ पर कोई भी चीज़ कॉमन आ रही हो वहाँ पर 1 कॉमन होता है, तो अंदर वो 3x - 4 वैसे ही आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन में से 3x - 4 ये आपके पास कॉमन है। जब आप ये कॉमन ले लेंगे तो इन दोनों में से ये कॉमन बाहर आ गया, तो आपके पास सिर्फ 2x बचेगा प्लस की अलामत, और आपके पास 3x - 4 बाहर चला गया, कॉमन आ गया, तो आपके पास सिर्फ 1 बचेगा इक्वल टू 0। तो ये आपके दो लीनियर फैक्टर बन गए हैं। अब इन फैक्टर दोनों को आपने इक्वल टू 0 कर देना है। स्टेप 3 जो है आपका है 3x - 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 3x इक्वल टू 4 और x इज़ इक्वल टू 4/3। इसी तरह दूसरा है 2x + 1 इक्वल टू 0। इसको भी 0 के इक्वल रखा। यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि 1 को राइट साइड पे ले जाएंगे, -1 आ जाएगा, और x इज़ इक्वल टू यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड पर जाकर ये 1 पे डिवाइड हो जाएगा। तो आपका इस एग्जांपल का जो सॉल्यूशन सेट है SS वो आएगा 4/3 और -1/2। जैसा कि पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी रूट्स 2 दर्जी मसावा जिसे कहते हैं, तो इसकी रूट्स भी 2 निकलेंगी। ये इसकी रूट्स हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी जो ये रूट्स निकलेंगी उनको अगर आप किसी भी एक रूट को अगर आप इस इक्वेशन में पुट करें तो आपकी वो इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पर x की जगह इनकी कोई भी या 4/3 या -1/2 पुट करूँ तो वो इक्वल टू 4 ही आएगा। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो ये देखें 6x की जगह मैं पुट कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी फ़र्स्ट रूट जो है 4/3 का स्क्वायर -5 × 4/3, ठीक है। अगर इनको सॉल्व करें तो आपके पास अगर 4 आए तो इसका मतलब है ये इसकी रूट इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो ये इसकी रियल रूट है, यानी कि ये ठीक आई हैं। आपने जो भी आंसर निकाला है वो ठीक आया है। ये चेक करने का तरीका है। 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 / 9 -5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 20/3 आ जाएगा आपके पास। इस तरह ये 3 पे अगर हम इसको कैंसिल आउट कर दें तो आपके पास 2 और ये 3 आ जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई करें 16 से 32 / 3 -20/3। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 32 से मल्टीप्लाई किया 32, -3 को 3 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 20 ही आएगा। 32 - 20 आपके पास 12 आएगा, 12/3। 3 से 12 को कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आंसर 4 आएगा, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये प्रूव हो गया है कि आपका जो है आंसर आया है, रूट जो आपने मालूम की हैं वो अगर इसमें पुट करने से आपका आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए लेफ़्ट हैंड साइड में पुट करने से, तो इसका मतलब है आपने जो रूट्स मालूम की हैं वो इस क्वेश्चन की बिल्कुल ठीक हैं। स्टूडेंट, अगर आपको एलसीएम लेने के लिए एलसीएम लेने में कोई मसला आ रहा है या आपको एलसीएम लेना नहीं आ रहा, तो एलसीएम लेने के लिए भी मैंने एक वीडियो अलग से अपलोड की हुई है। आप वहां जाकर देख सकते हैं कि हम किसी भी 2 रेशो का एलसीएम किस तरह ले सकते हैं और उसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेने के बाद किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो का लिंक ऊपर आपको नज़र आ रहा है, आप क्लिक करके ये देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक मौजूद है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड को देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड हम देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसकी प्रैक्टिस लाजमी करिएगा, क्योंकि मैथ्स वो वाहिद सब्जेक्ट है जिसकी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको वो भूल जाएगा, आपको वो नहीं याद रहेगा। और जिस तरह मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहा हूँ इसी तरह मेरे साथ साथ आप अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपको इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी आपको मैथ नहीं भूलेगा। ओके, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।